तो अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टर की। तो जैसे जो ग्रेट इन्वेस्टर हैं, जैसे वॉरेन बफेट है, चार्ली मंगर है, रे डालियो है, या फिर विजय केडिया है, या फिर आर के दमानी है, तो इन सबका क्या माइंडसेट होता है, क्या सोच रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, या जब उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया होता है, जब ये सेल करने वाले होता है, क्या माइंडसेट होता है। क्योंकि जो माइंडसेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा इस स्लाइड में और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, आपने इन बातों को फील करना है, लॉजिकली नहीं सोचना, आपने इन बातों को फील करना है। क्योंकि अगर आप फील करेंगे, मैं आपको एक स्टांस में लेके जाना चाहूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट जब नीचे होती है तो क्या होता है, जब मार्केट ऊपर होती है तो क्या होता है, तो आपको वो सारी चीजें फील करनी है, तभी आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जो इमोशनल क्वेश्चन है, जो इमोशनल क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आईक्यू से। आईक्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईक्यू इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है हाई आईक्यू है तो अच्छी बात है, हाई आईक्यू है, कोई कहता है लो आईक्यू है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनल क्वेश्चन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको जो अपना माइंड है, माइंड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टिंग में। तो अब बहुत जरूरी, ध्यान से सुनने में क्या कह रहा हूँ। वॉरेन बफेट ये बोलता है कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर अ गाय विद एन आईक्यू ऑफ 160 बीट्स अ गाय विद एन आईक्यू ऑफ 130। तो मतलब 160 की आईक्यू वाला बंदा 130 की आईक्यू वाले को बीट दे, इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। हाँ, स्कूल में ऐसा हो सकता है, कोई कोडिंग करते हो आप, कुछ प्रोग्रामिंग करते हो, कोई और काम करते हो, उसमें शायद हो जाए, लेकिन इन्वेस्टिंग में हाई आईक्यू वाला बंदा जीत जाए ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग में ईक्यू ज्यादा जरूरी है। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन मतलब आप इमोशनली कैसे हो, आप अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ये ज्यादा जरूरी है। तो अब जैसे मेरे को इससे एक स्टोरी याद आती है मेरे एक फ्रेंड की। मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ स्कूल में, तो बचपन से मेरे साथ ही पढ़ा, तो वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। 10th क्लास में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, 12th में भी उसके 98% मेरे ख्याल से आए, सारे सब्जेक्ट्स में फुल थे, एक आधे को छोड़ के। उसमें इंग्लिश में शायद नहीं आए थे, बाकी सब में उसके फुल थे। फिर उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस में उसका बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस में हुआ, तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए। तो उसमें उसका एडमिशन हुआ, तो मतलब मैं आई वाज रियली इम्प्रेस कि भाई ये बंदे की आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छी आईक्यू है। लेकिन मुझे मज़ा कब आया, मुझे मज़ा तब आया जब कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर, जब जो फियर था, जब मैक्सिमम था, फियर मैक्सिमम था मार्च के आसपास, तो मार्केट जो है गिर के 23 मार्च के आसपास मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई थी, और पीई मार्केट की बहुत लो हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे दोस्त ने मेरे को फोन किया, इसी दोस्त ने, विट्स पिलानी वाले ने। वो मेरे को कहता है कि भाई मैं अपनी एसआईपी तो बंद कर चुका हूँ, जो सिप करता हूँ मैं, सिप तो मैं अपनी बंद कर चुका हूँ। अब तू मेरे को बता, जो मैंने 2-3 लाख रुपए डाल रखे हैं वो मैं डाल के रखूँ या वो भी मैं बेच दूँ। तो मेरे को पहले तो बहुत हैरानी हुई कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर मेरे को बहुत खुशी भी हुई अंदर से कि वॉरेन बफेट की बात सच हो गई, कि इतनी हाई आईक्यू, इतना तेज दिमाग, और फिर भी जब मार्केट इतनी डाउन आई, मार्केट जब इतनी डाउन आई, तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यार मैं अपनी सिप बंद तो, मैंने सिप तो बंद कर दी थी, उसने वो कह रहा था जो मेरे पास पड़ा है वो भी बेच दूं। जबकि वो वाला टाइम क्या था, 23 मार्च के आसपास का टाइम, मार्च के आसपास का टाइम क्या था, हैवी बाइंग करने वाला टाइम था। उस दिन तो सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं था। उस दिन तो हमने देखना था कि किस तरीके से, कि अपनी किडनी भी बेच दो, अपना घर भी बेच दो, अपनी गाड़ी भी बेच दो, और सारे पैसे निफ्टी में डाल दो, ऐसा टाइम था वो। और उस टाइम पे वो सेलिंग की बातें कर रहा था। तो मुझे ये समझ आया कि जो आईक्यू है, आईक्यू वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इमोशनल क्वेश्चन है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, हो सकता है एक आधा मैं आपको बाद में भी बताऊं। लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब मार्केट सस्ती होगी तो बहुत ज्यादा ड्रेडफुल सा एनवायरनमेंट होगा, कुछ ना कुछ नया हुआ होगा, बहुत ड्रेडफुल एनवायरनमेंट होगा, और उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको करेज चाहिए होगी। तो अभी हम बात करेंगे कैसे। फिर इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस जो है ना, स्टॉक मार्केट, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। शॉर्ट रन में जो स्टॉक मार्केट है इमोशंस पे चलती है। शॉर्ट रन में जो स्टॉक मार्केट है इमोशंस पे चलती है। मान लो कि नेगेटिव न्यूज आ गई, इंडिया चाइना की वॉर हो रही है, मान लो ये नेगेटिव न्यूज आ गई, तो इस वजह से, मान लो अभी वॉर स्टार्ट भी नहीं है, अभी बस बातें हो रही है वॉर की, तो क्या है, ये एक नेगेटिव इमोशन है। इस नेगेटिव इमोशन की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगी। वॉर स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट चलती है अर्निंग्स के ऊपर, कि अगर अर्निंग्स अच्छी है तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी, अर्निंग बेकार है तो शेयर प्राइस गिर जाएगा। अर्निंग्स अच्छी है कंपनी की तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, अर्निंग बेकार है तो नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बात होती है। शॉर्ट रन में तो इमोशंस पे चलती है, लेकिन लॉन्ग रन में अर्निंग्स पे चलती है। तो इसलिए बेंजामिन ग्राहम है, वॉरेन बफेट का गुरु है, वो कहता है इन द शॉर्ट रन स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज लाइक अ वेइंग मशीन। तो वोटिंग मशीन का मतलब क्या है, कि कौन सा लीडर जीतता है, जो सबसे ज्यादा फेमस होता है, तो सबसे ज्यादा जो फेमस स्टॉक होता है वो जीतता है। और इन द लॉन्ग रन वेइंग मशीन मतलब जिसकी सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, जो सबसे ज्यादा अच्छा लीडर होता है, इन द लॉन्ग रन वही जीतता है। तो मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, कि शॉर्ट रन में तो हम इमोशंस पे चलते हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन लॉन्ग रन पे हम अर्निंग्स पे आ जाते हैं। और हम और आप भी इमोशंस पे चलने वाले लोग हैं। जैसे आप खुद सोचो कि कभी कभी तो ऐसा होता है, वैसे तो आप बहुत रैशनल रहते हो, वैसे तो आप बहुत रैशनल रहते हो, लॉजिकल रहते हो, नॉर्मल रहते हो,
कभी कभी जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है और कभी मान लो आपने कोई पैसे लूज कर दिया, आपकी जॉब से आपको फायर कर दिया, कोई भी नेगेटिव न्यूज आई आपकी लाइफ में, तो आप बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हो अपनी लाइफ को लेके, बहुत नेगेटिव हो जाते हो। आपको लगता है यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या पता नहीं मैं उनकी तरह बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मैं अमीर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, तो आप बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हो अपने लाइफ में। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको प्रमोशन मिलता है, आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हो, आपको कोई अवार्ड मिल जाता है, तो आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो अपने लाइफ में। आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ, और जनरली मैक्सिमम टाइम्स आप रैशनल रहते हो। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट भी ऐसी ही है, मैक्सिमम टाइम स्टॉक मार्केट भी रैशनल रहता है, लेकिन कभी कभी स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा इरेशनल हो जाता है, कभी कभी स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और कभी कभी स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम रैशनल रहता है, कभी कभी नेगेटिव कभी कभी ऑप्टिमिस्ट। तो इसको समझाने के लिए वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छा कोट बोला है कि मतलब वो ऐसे कहता है इसको कि स्टॉक मार्केट इज मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन बट समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ ड्रंक मैन। मतलब वैसे थ्रू आउट तो बहुत रैशनल है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत ड्रंक की तरह बिहेव करता है, कभी कभी तो बहुत पेसिमिस्ट, कभी कभी बहुत ऑप्टिमिस्ट, लेकिन जनरली क्या रहता है, रैशनल रहता है। तो फिर वॉरेन बफेट बहुत बहुत बार ये बोलता है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जो इम्पेशेंट है उससे पैसा किसके पास जाता है, जो पेशेंट है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। अब जैसे आपको पता होगा कि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं पैसा, इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी वो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वे सोच के आते हैं कि कुछ लॉटरी टाइप है, कुछ जुआ टाइप है, कि हम आज पैसे डालेंगे और कल अमीर बन जाएंगे, आज पैसे डालेंगे महीने बाद अमीर बन जाएंगे, आज पैसे डालेंगे साल बाद अमीर बन जाएंगे। तो आपको ये बहुत जरूरी समझना है कि जो स्टॉक मार्केट है शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इम्पेशेंट वाली गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, तो वो जितने भी लोग आते हैं वो आते हैं इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह अपनी करते हैं, लेकिन इवेंचुअली हार जाते हैं। और जीत कौन जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो एंड में जीतता तो वही है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है। जब हम इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्वेस्टिंग जो है ट्रेडिंग से बहुत अच्छी है। तो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक साइकोलॉजी बताना चाह रहा हूँ ग्रेट इन्वेस्टर की, कि कभी कभी क्या होता है मार्केट बहुत नीचे, कभी कभी मार्केट बहुत ऊपर, और मैक्सिमम टाइम्स रैशनल रहती है। और ये स्टॉक मार्केट का एक ऐसा डिवाइस है जो इम्पेशेंट से पेशेंट के हाथ में वैसे बना देता है। तो हमें क्या रहना है, हमेशा पेशेंट, हमें पेशेंट रहने की कोशिश करनी है। फिर वॉरेन बफेट का बहुत सबसे फेमस कोट है, मेरे को लगता है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब आपको क्या करना है, आपको ग्रीडी हो जाना जब सारे फेयरफुल है। मतलब मान लो कोई नेगेटिव न्यूज आई, कुछ कोरोना टाइप पैंडेमिक आया, तो बहुत सारे लोग फेयरफुल हो गए, वो बेचना शुरू हो गए, तो और बेच बेच के मार्केट को बहुत सस्ता हो गया, निफ्टी बहुत सस्ती हो गई है। तो उस टाइम पे जब निफ्टी 50 बहुत सस्ती हो गई है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम उस टाइम पे बहुत ग्रीडी हो जाएंगे, हम बहुत लालची हो जाएंगे, और उस टाइम पे हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। फिर कभी कभी क्या होगा, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक न्यूज आ रही होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा होगा, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अर्निंग बहुत अच्छी कर रही होगी, और मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगी और बहुत ज्यादा हाई होगी। तो उस टाइम पे ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, उस टाइम पे हम फियरफुल हो रहे होंगे, क्योंकि हमें लग रहा होगा मार्केट इतनी महंगी है, कभी भी गिर सकती है। तो वहां पे हम सेल कर रहे होंगे। तो अभी सेलिंग और बाइंग समझाऊंगा मैं आपको। तो वॉरेन बफेट इसी को फर्दर एक्सप्लेन करता है, बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग। मतलब तब खरीदना जब सारे बेच रहे हैं, जब सारे किसी चीज को बेच रहे हैं तो उसका प्राइस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हम उस टाइम पे उसको खरीद लेंगे। एंड सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग, तो हमने कब बेचना है, जब सारे खरीद रहे होंगे, जब सारे खरीद रहे होंगे तो उसका प्राइस बहुत ऊपर आ जाएगा, तब हम बेच देंगे। क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ निफ्टी 50 समझा कि निफ्टी 50 में कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर सकते हैं, अभी हमने और कुछ नहीं समझा। स्टॉक पे मत चले जाना, अभी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करी हमने, वो भी अभी कैसे करेंगे बताऊंगा आगे, अब डिसीजन कुछ नहीं लेना। फिर बैरन रॉथस्चाइल्ड, ये भी बहुत 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 अमीर लोग हैं ये, मतलब ये एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, बहुत अमीर फैमिली है, सबसे हाई, सबसे आई गेस सेकंड रिचेस्ट फैमिली है, फर्स्ट रिचेस्ट फैमिली है। तो मतलब बैरन रॉथस्चाइल्ड ने बहुत अच्छा कोट दिया था कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट्स इवन इफ द ब्लड इज योर ओन। तो होता क्या, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए डाल रखा है मार्केट में, आपने 1 करोड़ डाला और एक महीने के अंदर अंदर मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज आई और मार्केट 50% गिर गई। आपने 1 करोड़ निफ्टी 50 में डाल रखा था, निफ्टी 50% गिर गई, तो आपका 1 करोड़ 50 लाख हो गया। तो आपका वैसा भी लूज हुआ, लेकिन उस टाइम पे आपने देखा कि मार्केट तो बहुत सस्ती हो रखी है और आपके पास 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो आपने देखा, आपको दिख रहा है कि आपका 1 करोड़ 50 लाख हो गया, आपको ये चीज क्लियरली दिख रही है कि आपका 1 करोड़ 50 लाख हो गया, 50 लाख के आप डाउन में हो, लॉस नहीं है ये, बस नीचे आ रखा है आपका पैसा। तो आपके पास 2 करोड़ घर पे और पड़े हैं, तो वो 2 करोड़ भी डाल लें। क्यों, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब जब ब्लड है, जब सब गिर रहा है, जब बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, सबकी हालत खराब है, बहुत पैसे में, जब मैं सारे कह रहे हैं बेचो बेचो, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट बेकार है, इससे अच्छा प्रॉपर्टी में डाल लो, गोल्ड में डाल लो, उस टाइम पे हम खरीदना प्रेफर करेंगे। मतलब उस टाइम पे खरीदना सबसे बेनिफिशियल है, सबसे ज्यादा हायर रिटर्न उस टाइम पे बनता है। और ये जो वॉरेन बफेट ये हैं, ये लोग चार्ली मंगर टाइप, ये इतने अमीर बने इसलिए क्योंकि उन्होंने 2008 के रिसेशन में बहुत ज्यादा
अच्छी तरीके से बाइंग करी थी। इससे पहले 1930s में मेरे ख्याल से रिसेशन आया था, तो भी वॉरेन बफेट ने बहुत हेवी बाइंग करी थी। तो एक्चुअल में अमीर बना इसलिए जाता है कि कैपिटल तो था हाई उनके पास, ये तो हम मानते हैं कि जो घर से पैसा डाल रहे थे वो भी बहुत हाई था, लेकिन उन्होंने खरीदा भी बहुत अच्छे टाइम पे जब मार्केट गिरी हुई है। तो बेस्ट टाइम टू बाय क्या है? व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, जब सारे बेच रहे हैं, सारे भाग रहे हैं और सब कह रहे हैं कि भाई बहुत खराब हो रखी है मार्केट की हालत। तो इस अप्रोच को कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहते हैं। कॉन्ट्रेरियन मतलब बिल्कुल उल्टा करना, कॉन्ट्रेरियन मतलब बिल्कुल उल्टा करना। जब सारे खरीद रहे हैं तो हम बेच रहे हैं, जब सारे बेच रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं। हम दुनिया से उल्टा चल रहे हैं, हम दुनिया से उल्टा चल रहे हैं। तो इसी को चार्ली मंगर एक बहुत अच्छे तरीके से एसिडिटी करके समझाता है। इट इज द पावर ऑफ एन इन्वेस्टर टू सिट ऑन हिज एस एंड डू नथिंग, मतलब बैठे रहो और कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं कर रहा, हम बस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है हम तभी स्ट्राइक करते हैं, वरना हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम्स हम सिर्फ बैठे होते हैं, हम सिर्फ मार्केट देख रहे होते हैं, मार्केट देख भी नहीं रहे होते, कभी कभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम एक्शन लेंगे, नहीं आएगी तो हम बैठे रहेंगे। जरूरी नहीं हर महीने आपने कुछ करना, हर साल आपने कुछ करना। ऐसा होता है 3-3 4-4 साल आप कुछ नहीं कर रहे, 3-3 4-4 साल हो गए और आप बैठे हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्यों? क्या आप कर क्या रहे हो? एक्चुअली में आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। मतलब 4 साल हो गए, मार्केट बहुत ऊपर है, बहुत महंगी हो रखी है, तो आप नहीं खरीद रहे। आप 4 साल पैसे सेव कर रहे हो, अच्छे से पैसे सेव कर रहे हो, और आप क्या कह रहे हो कि मान लो जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो जो पैसे मैंने सेव किए वो मैं मार्केट में डाल दूंगा। तो इसे एसिडिटी कहते हैं। मतलब चार्ली मंगर ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो मतलब ऐसे तो वो बेसबॉल का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। मान लो कि आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स है, आपको 6 रन चाहिए जीतने के लिए और लास्ट विकेट है। फिर से बता रहा हूँ, आपको 6 रन चाहिए जीतने के लिए, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ बॉल है, कितने भी बॉलें यूज कर लो, 6 रन चाहिए आपको जीतने के लिए, और आपकी लास्ट विकेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा? विकेट बचाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? विकेट बचाना। मतलब एक तरीके से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? कैपिटल को बचाना, जो हम पैसा घर से ला रहे हैं वो बचाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स है और आपको 6 रन चाहिए जीतने के लिए। तो मान लो बंदा यॉर्कर डालता है, बॉलर जो यॉर्कर डालता है, बैटिंग कर रहे हो तो आप डिफेंस करोगे यॉर्कर पे, उसने फिर यॉर्कर डाली बहुत अच्छी, तो आपने फिर डिफेंस किया, उसने फिर यॉर्कर डाली, फिर आपने डिफेंस किया, तो आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कह रहे हो कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं एक बार छक्का मार के जीत जाऊंगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी चौका मार दूंगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी डबल ले लूंगा। तो आप ये बातें कर रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि यॉर्कर पे छक्का मारना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स हैं। तो आप कह रहे हो कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मैं छक्का मार लूंगा, चौका मार लूंगा, डबल ले लूंगा और धीरे धीरे करके जीत जाऊंगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको वेट करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो इसलिए कहते हैं पेशेंस बहुत जरूरी है। चाहे मार्केट बहुत महंगी हो रखी है, तो पेशेंस किस चीज के लिए चाहिए? कि भाई जब गिरेगी, मार्केट बढ़ जा रही है, रोज बढ़ जा रही है, आपको इतना दुख होगा, आपको दुख होगा कि रोज मार्केट बढ़ रही है और मैं बाहर बैठा हूँ, रोज मार्केट बढ़ रही है और मैंने इतने कम पैसे डाले, मैं बस इतने सारे पड़े हैं। डालना नहीं है, हमने वेट करना है। वेट करना है कि जब गिरेगी हम तो भाई तभी डालेंगे। तो कब खरीदना है, कब डालना है, कब गिरेगी, कब बढ़ेगी, और मतलब ये तो नहीं बता सकते कब गिरेगी कब बढ़ेगी, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हाँ अब गिर गई है, अब सस्ती हो रखी है तो अब हम डाल देंगे, हाँ बढ़ गई है महंगी हो रखी है तो अब हम निकाल लेंगे। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और जैसे कॉन्ट्रेरियन मतलब ऑपोजिट अप्रोच, उल्टी अप्रोच। तो ये सारे एसेट में करने हैं, निफ्टी में भी यही करना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी यही करना है, गोल्ड में भी यही करना है, प्रॉपर्टी में भी यही करना है, स्टॉक्स में भी करना है। ऑपोजिट करना है, हर बार क्या करना है? ऑपोजिट करना है। जैसे मान लो अब जनरली मान लो अगर आप ऐसे बैठे हुए हो और आप देखते हो, आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो, आप देखते हो 2000 रुपए की शर्ट मिल रही है और आपको पता है कि शॉपिंग सीजन आने वाला है, तो अभी सेल लगने वाली है, इस पर फ्लैट 50%, क्रिसमस आने वाला है, फ्लैट 50% लगने वाली है। तो आप वेट करते रहते हो, बोलते हो यार जब क्रिसमस आएगा तब ले लेंगे, दिवाली के आसपास काफी सेल लगती है, तो आप बोलते हो जब दिवाली आएगी तब ले लेंगे। पर लेकिन जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जब स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कम होते हैं, तो हम जनरली डर जाते हैं। हम कहते हैं कि यार अब पता नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अब पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा। तो जैसे हम शॉपिंग में सोचते हैं, शॉपिंग में हम सोचते हैं कि भाई कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम पक्का खरीद लेंगे, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी वेट करते रहना है, जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो हम डाल देंगे, और छोटे मोटे पैसे नहीं डालने। फिर जब अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है, जब अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है तो हमने बहुत अच्छे से पैसे डालने हैं, बहुत अच्छे से पैसे डालने हैं। ऐसा नहीं फिर छोटे मोटे, अगर आप तब भी सोचोगे छोटे मोटे पैसे डाल रहे हो फिर आप अमीर नहीं बन पाओगे। मान लो अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो अच्छे से पैसे डालने, मतलब बहुत अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करना उस टाइम पे। तो यही है, मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन बट समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ ड्रंक मैन। ड्रंक मैन नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी। मतलब एक्सट्रीमली नीचे भी गिर सकती है, एक्सट्रीमली ऊपर भी जा सकती है। तो हमें देखना है कि एक्सट्रीमली नीचे, एक्सट्रीमली ऊपर है। एक्सट्रीमली नीचे में हम बाय करना सेल करेंगे और ऊपर जाने पे हम सेल करेंगे। फिर हमने देखा निफ्टी 50 मार्च 23 को लो थी। मतलब इस बार मैं आपको दिखाऊं तो जैसे निफ्टी 50 का मैंने वाईटीडी निकाल रखा है, ईयर टू डेट 6 मंथ्स भी आप चेक कर सकते हो। कुछ 12,000 के आसपास थी। तो यहां से मेरे को लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। मतलब मेरे पास काफी कैश पड़ा हुआ था यहाँ पे, लेकिन मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे को लग रहा था मार्केट यहाँ पे बहुत महंगी है। यहाँ पे पीई जो थी 26-27 के आसपास थी, तो 27-28 पे मेरे को थोड़ी महंगी लग रही थी मार्केट, तो मैं वेट कर रहा था। लेकिन अब किस्मत क्या अच्छी हुई,
यहाँ पे भी पैसे डाल रखे थे मैंने, पैसे तो यहाँ पे भी बहुत डले हुए थे, लेकिन किस्मत अच्छी हुई कि कोरोना आ गया। मतलब मैं ये नहीं कह कि कोरोना आना चाहिए था, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में किस्मत कैसे अच्छी हुई कि मार्केट गिर गई और 23 मार्च को मार्केट बहुत सस्ती हो गई। पीई 17 के आसपास था, 17.15 का पीई था। तो यहाँ हमने बहुत हाई बाइंग करी है इधर। मतलब एग्जैक्टली पता नहीं था 23 मार्च होगा नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली पकड़ पाना कि क्या बॉटम है या एग्जैक्टली पकड़ पाना कि क्या टॉप है, ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी आपको समझाऊंगा कि अंबानी भी क्या पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकता, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन यहां पकड़ पाना कि ये जो बॉटम है पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने 23 मार्च को, फिर 24 को, मतलब थ्रू आउट द मार्च मैंने अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग टोटल जो है कर ली थी मैंने। फिर अप्रैल में बहुत कम करी, मई में तो बिल्कुल भी नहीं करी। तो मार्च अप्रैल में मैंने अच्छी खासी बाइंग करी। और मैक्सिमम लोग जो मतलब इन्वेस्टिंग ढंग से समझते हैं, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को ढंग से समझते हैं, तो उन सब लोगों ने इस टाइम पे मैक्सिमम बाइंग करी थी। तो अब हम कहाँ पे थे? और जैसे मान लो कि मैं आपको मतलब ये सिर्फ आपको एक्साइट करने के लिए दिखा रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी कोई एम नहीं है आपको ये दिखाने का कि आप भी ऐसे कर सकते हो या आपको ऐसा करना चाहिए। पर मान लो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा खासा आपका रिटर्न जो है 35.49%। तो अगर आप मार्च से चेक करोगे जून तक, तो मार्च अप्रैल मई जून 3 महीनों के अंदर, 3-4 महीनों के अंदर 36% के आसपास रिटर्न मिल गया। पर मान लो अगर आप ऐसी किसी स्टॉक में कर लेते, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा आपको स्टॉक में ऐसा करना चाहिए, बट मान लो आप गलती से अगर आपको आता था और आपने कॉन्ट्रेरियन अप्रोच फॉलो करी होती, 23 मार्च को आपने रिलायंस मान लो खरीदा होता और अगर आप आज तक होल्ड कर रहे हो, 23 को खरीदी आप आज तक होल्ड कर रहे हो, तो 100% मतलब आपका पैसा डबल हो गया 3 महीनों में, 90 डेज में। 90 भी नहीं 100 ले लो, 100 डेज में आपका पैसा डबल हो गया, 100 डेज में। इस टाइम पे अगर आप जाओगे बाहर चेक करोगे तो मतलब 12-12 साल लग जाते हैं। अगर आप किसी एफडी वगैरह में करो तो 12-12 साल लग जाते हैं पैसे को डबल होने में। यहाँ सिर्फ 100 डेज में पैसा आपका डबल हो गया। तो एक बार मैं वापस चला जाता हूँ प्रेजेंटेशन पे। तो अब मतलब होगा क्या, हमें ये देखना है कि जब भी मार्केट नीचे आ रही है तो हमें बहुत फियर होगा, उस टाइम पे बहुत पेसिमिज्म होगा, लेकिन उस टाइम पे बाय करने के लिए आपको करेज चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर करेज है तो आप बहुत इजीली इसे बाय करके बहुत इजीली अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हमेशा मैं ओनर की तरह सोचना है। तो हमेशा प्रॉब्लम क्या हो रही होगी, जब भी आप नीचे आएगी मार्केट तो आप सोच रहे हो यार, आप प्राइस को देख रहे होगे, आप बार बार प्राइस को देख रहे होगे, आप देख रहे होगे कि यार प्राइस इतना नीचे हो गया, इतनी सस्ती हो गई, निफ्टी इतनी नीचे आ गई, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन आपको ओनर की तरह सोचना है। तो आप खुद सोचो, जो भी बंदा बिजनेस करता है, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ ट्यूशन सेंटर का। मान लो आपका एक ट्यूशन सेंटर है बहुत बड़ा, इसका स्टॉक भी मार्केट में लिस्टेड है। आपका खुद का एक ट्यूशन सेंटर है और इस ट्यूशन सेंटर का जो स्टॉक है वो भी मार्केट में लिस्टेड है। तो अब आप क्या करते हो, जब आप ट्यूशन सेंटर में काम करने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप स्टॉक देखोगे, आप चाहोगे कि मैक्सिमम बच्चे आपके पास पढ़ने आए। आप यही कोशिश करोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके पास पढ़ने आए, कि जिससे आपकी जो अर्निंग है, जो आपकी इनकम है, जो आप पैसे घर लेके जा सको, वो बढ़ जाए। स्टॉक के ऊपर तो ज्यादा ध्यान दोगे नहीं, आप किस पे ध्यान दोगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े आपसे, कि जिससे आपकी कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ सके और प्रॉफिट बढ़ सके। अब जैसे मान लो बिल गेट्स है, तो बिल गेट्स सोचो जब ऑफिस जाता है, मतलब बिल गेट्स अब काम नहीं करता, पर मान लो बिल गेट्स काम करता है, तो और मान लो जब बिल गेट्स ऑफिस जाता है तो वो ये थोड़ी देखता माइक्रोसॉफ्ट के शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, वो ये नहीं देखता। वो देखते कि माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग कैसे बढ़े, किस तरीके से मैं बढ़ा सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के मतलब ओवरऑल जो कंपनी है उसकी अर्निंग, उसका प्रॉफिट मैं किस तरीके से बढ़ाऊं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर प्राइस क्या है। तो हमें भी ओनर की तरह सोचना है। मान लो चाहे मतलब आप मान लो सिर्फ 5,000 रुपए की निफ्टी खरीद रहे हो, लेकिन आपको क्या सोचना है, आप टॉप 50 कंपनीज के ओनर हो, तो आपको फोकस करना चाहिए कि निफ्टी 50 की अर्निंग्स बढ़े। निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो सब हो रहा है, उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए अर्निंग ऊपर हो रही है। मतलब अगर अर्निंग्स बढ़ेंगे तो पीछे पीछे निफ्टी के पॉइंट्स भी आ जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली। तो ये आप बात समझाने का मतलब क्या था कि हमें किस तरीके से सोचना है, हमें सोचना है कि हमेशा ओनर की तरह। आप सोच रहे हो आप ओनर की तरह, मान लो कि आप कोई चीज सेल करते हो, मान लो आप मास्क सेल करते हो, तो आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि जो मेरी मास्क है, जो मैं मास्क की प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सकूं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम बढ़ा सकूं। आपको शेयर प्राइस, मान लो आपकी जो कंपनी है मास्क की शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आपको शेयर प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ओनर हो। आपको फर्क पड़ेगा कि प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ाऊं मैं अपने मास्क के। तो हमेशा ओनर की तरह सोचना है। तो हर बार हम क्या करेंगे, जब भी पेसिमिज्म होगा, नेगेटिविटी होगी, मार्केट गिर रखी होगी, सबकी हालत खराब होगी, उस टाइम पे हम बाय कर रहे होंगे। डिप्रेशन होगा, कोई डिमांड नहीं होगी, सब बेच रहे होंगे, उस टाइम पे हम बाय करना प्रेफर कर रहे होंगे। सेल कब कर रहे होंगे, जब यूफोरिया आ गया होगा, जब सारे कह रहे होंगे स्टॉक मार्केट में आओ। मेरे को अच्छे से याद है 2008 के आसपास ऐसा हुआ था, बहुत ज्यादा यूफोरिया था स्टॉक मार्केट का। बड़े बड़े रिलायंस कम्युनिकेशन के और 2010 के आसपास कोल इंडिया के, मतलब बहुत बड़े बड़े आईपीओ आ रहे थे। मतलब जब भी बहुत बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं तो उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यूफोरिया बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो यूफोरिया था, जिन लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं करते, जो कहते थे स्टॉक मार्केट जुआ है, वो लोग भी बैंक से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे। और मैक्सिमम उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2008 में मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले थे डीमैट्स के साथ। मैक्सिमम लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट खुलवाए थे और उन्होंने कहा था हम भी मार्केट में आएंगे। तो वो इतनी हाई पी पे, इतनी हाई जो मार्केट थी, तब वो लोग आ रहे थे। तो मतलब इससे पता लग जाता है यूफोरिया आ गया मार्केट में, मार्केट बहुत महंगी हो गई है। लेकिन हम उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले। हम तो कब करेंगे, हम तो तब करेंगे जब मार्केट बिल्कुल नीचे होगी, जैसे 23 मार्च को हुई थी 2020 में, मार्केट बहुत सस्ती थी। तो हम इस टाइम पे जो है इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, नहीं तो हम वेट करते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो
ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में, मतलब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जब बिल्कुल लो है, तो उसमें फर्क क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, आप इसे इमेजिन करने की कोशिश करो। आप सुबह सुबह उठोगे, आप न्यूज़पेपर अपना खोलोगे तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा ब्लड बाथ ऑन वॉल स्ट्रीट, मतलब वॉल स्ट्रीट यूएस का होता है, तो यहाँ पे लिखा होगा ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, इन्वेस्टर्स लूज लैक्स एंड करोड़ ऑफ मनी, मतलब लिखा होगा 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के लूज हो गए हिंदी न्यूज़पेपर में। आप टीवी तो चला मत लेना, टीवी चलाओगे तो क्या होगा, सारे बोल रहे होंगे सेल करो, कुछ मत खरीदो, मार्केट खराब हो रखी है, वेट करते रहो वेट करते रहो। वो आपको नहीं बोलेंगे बाय करने के लिए, क्योंकि उनको खुद डर लग रहा होगा, तो वो आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे बाय करने के लिए। वो क्या बोलेंगे, वेट करते रहो वेट करते रहो, ट्रेडिंग मत करो। वैसे पूरे टाइम बोलते रहेंगे ट्रेडिंग करो न्यूज में, लेकिन उस टाइम पे बोल रहे होंगे ट्रेडिंग मत करो। और इस बार तो ऐसा हुआ था, मेरे को याद है, जब मार्च में मार्केट गिरी तो एक बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी कोई, तो उसका चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कहता है कि यू नीड अ लॉट ऑफ करेज, यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। तो उसने मतलब ये बोला कि आपको बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा पराक्रम चाहिए इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं तो उस टाइम तक कर चुका था इन्वेस्ट, जब उसकी न्यूज आई तब तक मैं कर चुका था। मैंने बोला मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो पहले ही पता था, मैंने तो ये सब चीजें पढ़ रखी थी कि जब मार्केट सस्ती होगी हम तभी खरीदेंगे। अब ऐसा हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, ऐसा हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में मार्केट फिर से वापस गिर जाए, जहां मैंने खरीदा था उससे भी नीचे चले, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हम रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने तो सोचा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी इतना नहीं सोचते। और उस टाइम पे दिक्कत जो आ रही होगी ये आ रही होगी, आप सोच रहे हो कि कल क्या होगा मार्केट में, परसों क्या होगा मार्केट में, महीने बाद क्या होगा मार्केट में, इसलिए आपको डर लग रहा होगा, इसलिए आपको बहुत फियर हो रहा होगा। और आप जब खोल रहे होगे, मान लो अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए आपने गलती से फोन उठा भी लिया, तो आपकी मम्मी मना कर देगी आपको, आपके पापा मना कर देंगे आपको, आपकी वाइफ मना कर देगी आपको। अब बोलेगी क्या कर रहा है यार, तू तो हमें डुबवाएगा, तू तो सारे पैसे हमारे खत्म करवाएगा, तू तो हमें लॉस करवा देगा। आपके सारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सारे, किसी से आप बात, किसी से तो बात ही मत कर लेना। मान लो अगर किसी से बात कर ली तो आप बोलोगे नहीं नहीं यार, सबने कान कान पे हाथ लगा लिया, सबने हाथ जोड़ लिए कि अब आज के बाद स्टॉक मार्केट में कभी नहीं आएंगे, आज के बाद कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आप, अगर आप मान लो अगर आप किसी को बोलते हो कि नहीं नहीं भाई यही बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो करते, तो इस बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं पहले भी बहुत लोगों को बोलता था कि जब मार्केट गिरेगी अच्छे से तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, काफ़ी टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटी आई नहीं थी, तो आ गई। तो मैंने बहुत सारे लोगों को, मैंने अपने नाना जी को बोला इन्वेस्ट कर दो, मैंने मामू को बोला इन्वेस्ट कर दो, मैंने कुछ अपने घर के आसपास जो लोग मुझसे, मतलब कुछ क्लाइंट्स वगैरह थे मेरे, मैंने उनको बोला कि आप इन्वेस्ट कर दो, तो सारे मुझे कहते हैं नहीं नहीं अभी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी हम तो इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे को इसका तो लॉजिक समझ नहीं आता कि आप कह रहे हो कि स्टेबल हो जाएगी तो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब सारी पॉइंट ही यही है कि जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है तो हम तब इन्वेस्ट करेंगे, हम तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी तब तो सारे इन्वेस्ट कर देंगे। तो हम एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाएंगे, हम एक्स्ट्रा तभी कमाएंगे जब हम इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे जब कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, तो असली पैसा तभी कमाया जाता है। तो भी आपको मैं समझाऊंगा कि अंबानी ने किस टाइम पे इन्वेस्ट किया था मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे कि अंबानी ने किस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे मैं आपको ये बात समझाऊंगा। फिर ये मतलब होगी। और जब ऑप्टिमिज्म हो रहा होगा तो क्या होगा, मतलब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगी तो कोई बेचने का नाम नहीं ले रहा होगा, चाहे पी 100 से ऊपर हो गई होगी तो भी कोई कह रहा होगा कि भाई क्यों बेचना है, मार्केट तो ऊपर जाता ही रहेगा, सबको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएंगी। मैक्सिमम लोग उस टाइम पे अपना घर बेच रहे होंगे, गाड़ी बेच रहे होंगे, किडनी बेच रहे होंगे, और उस टाइम पे बेच के पैसा कहाँ डाल रहे होंगे, निफ्टी में डाल रहे होंगे, पैसा कहाँ डाल रहे होंगे, स्टॉक्स में डाल रहे होंगे। उस टाइम पे सारे स्टॉक्स, चाहे बेकार स्टॉक हो चाहे अच्छा स्टॉक हो, सारे ऊपर जा रहे होंगे। तो हमें बहुत ध्यान से इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ये चीज, गाड़ी बेचना, घर बेचना, मतलब ये ऑब्वियसली समझाने के लिए, आपको गाड़ी घर किडनी नहीं बेचोगे आप, मेरे को पता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि छोटा मोटा पैसा नहीं डालना। जब मार्केट गिरी पड़ी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम बहुत ज्यादा पैसा डालने वाले हैं। और जब मार्केट ऊपर है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो हम पैसा अपना निकाल भी लेंगे, क्योंकि वहां पे निकालने में बहुत टफ हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे मार्केट रोज 2%, रोज 3%, आपका जो स्टॉक है रोज 5% बढ़ रहा होगा, तो आपको मन ही नहीं करेगा निकालने का, आपको बोलेगा यार पैसा तो बढ़ ही रहा है, बढ़ते रहने दो बढ़ते रहने दो बढ़ते रहने दो। लेकिन उस टाइम पे निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे निकालोगे नहीं पैसे को, उस टाइम मार्केट फॉल हो जाती है, तो जो इतना बड़ा आपने बुल रन, आपने कमाया है, वो सारा आपका लॉस हो जाएगा। तो जब हाई है तो उस टाइम पे सेल भी करना है। तो कब लो होती है, कब हाई होती है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको टू स्टेट्स ऑफ योर माइंड समझाने की कोशिश कर रहा था कि पेसिमिज्म में आप कैसा फील कर रहे होंगे जब मार्केट नीचे होगी, ऑप्टिमिज्म में आप कैसा फील कर रहे होगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगी। तो अब व्हेन वॉरेन बफेट बाय कहते हैं कि वॉरेन बफेट ऐसा कहता है, व्हेन वी बाय अ बिजनेस वी थिंक दैट द मार्केट विल बी क्लोज फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो मैं सोच के खरीदता हूँ ऑलरेडी कि मिनिमम 5 साल तक तो मार्केट बंद रहने वाली है। जब मैं कुछ खरीदता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मिनिमम 5 साल बंद रहने वाली है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मान लो 24-25 मार्च के आसपास जब हालत बहुत खराब थी, 23 मार्च के आसपास, तो आप खरीदने जा रहे हो, तो आपको डर के लग रहा होगा कि कल क्या होगा मार्केट में, परसों क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा। लेकिन आपको क्या सोचना है कि 5 साल बाद तो ठीक हो ही जाएगा। 5 साल बाद मान लो कोरोना हो गया बहुत सारे लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो हम ऑल्टरनेटिव निकाल ही लेंगे, कुछ ना कुछ हम बेटर तरीके से कोई मेडिसिन निकाल लेंगे, कोई वैक्सीन निकाल लेंगे, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन, वॉरेन बफेट ये बहुत बार बोलता था, नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। तो अगली जनरेशन तो अच्छी लाइफ जिएगी प्रीवियस जनरेशन से। मैं आपको आगे समझाऊंगा भी ये कैसे।
लेकिन आपको ये समझना है कि नेक्स्ट जनरेशन अच्छी लाइफ जिएगी तो कुछ ना कुछ करके ह्यूमन जनरेशन कुछ ना कुछ करके जो भी प्रॉब्लम आई है उसका एक सोल्यूशन निकाल लेगी और बिजनेसेस वापस अपने टाइम पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, निफ्टी वापस ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पेसिमिज्म है इससे लड़ने के लिए आपको ये सोचना है कि 5 साल बाद क्या होगा, हमें ये सोचना है, ये नहीं सोचना कल क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा, 5 महीने बाद क्या होगा, हमने सोचना 5 साल बाद क्या होगा। और ह्यूमन कुछ ना कुछ बेटर करके उस जो भी प्रॉब्लम आई होगी जिस वजह से मार्केट गिरी है उससे हम बाहर निकल ही जाएंगे। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, मतलब ये ध्यान से समझना आपने, द स्टॉक मार्केट इज अ स्टोरी ऑफ साइकिल्स एंड द ह्यूमन बिहेवियर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर रिएक्शंस इन बोथ द डायरेक्शंस। मतलब चाहे मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ओवर रिएक्ट करके उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं, मार्केट नीचे जा रही है तो ओवर रिएक्ट करके हम उसको बहुत नीचे ले जाते हैं। तो सारी गेम क्या होती है, इमोशंस की होती है, सारी गेम हमारी इमोशंस की होती है। इमोशनली हमें अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि जब भी मार्केट गिरे तो हमें समझ आ गया कि मार्केट सस्ती हो गई है, भाई ये बेस्ट टाइम है खरीदने का, मार्केट सस्ती है, बेस्ट टाइम है, निफ्टी की पी बैंक की पी के इक्वल हो गई है, इस दिन पैसा डालना ही डालना है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, बहुत बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, फील कर रहे हो, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता है, मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ जब मार्केट गिर रही होती है, और जब मार्केट बढ़ रही होती है तो भी बहुत खुश हो रहा हूँ। तो मेरे को बस स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है कि जब स्टेबिलिटी होती है तो मेरे को दिक्कत होती है कि ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो नीचे ले हम खरीद लेंगे, ऊपर जा रही है तो ऊपर चली जाएगी हम सेल कर देंगे, स्टेबिलिटी में हमें दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ह्यूमन, मतलब जो ओवर रिएक्शन करता है, ह्यूमन बीइंग ओवर रिएक्ट करता है ऊपर भी और नीचे भी, तो हमें इस चीज को समझना है और हमें इसको अपने फायदे में लाना है कि जब ह्यूमन बीइंग ने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, लोगों ने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, मार्केट को बहुत सस्ता कर दिया, तो हम खरीद लेंगे। 5 दिन में क्या होगा, 10 दिन में क्या होगा, महीने में क्या होगा, हमने ये नहीं सोचना। जब ह्यूमन बीइंग ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मतलब बहुत ऊपर में ओवर रिएक्ट कर दिया कि मार्केट बहुत महंगी हो गई, तो भी हम सेल कर देंगे, उसके बाद ऊपर जाएगी तो हम उसे नहीं देखना। ऐसे तो ऐसे कहते हैं कि खरीदने के बाद जब नीचे गिर जाए, खरीदने के बाद जब मार्केट नीचे चले जाए तो दुख होता है, खरीदने के बाद जब मार्केट नीचे चले जाए, मतलब हमने मान लो निफ्टी 10,000 पे खरीद ली और निफ्टी 9,000 चली गई तो दुख होता है। लेकिन मान लो आपने 15,000 पे बेच दी और वो 17,000 चली गई, 15 पे बेच के 17 में चली गई, तो महा दुख होता है, डबल दुख होता है उससे कि यार हमने वो जो ऊपर की बुल था, वो ऊपर की जो बुल रन थी, ऊपर का जो प्रॉफिट था वो मिस कर दिया। लेकिन ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, वॉरेन बफेट के साथ भी होता है, चार्ली मंगर के साथ भी होता है, हर बड़े से बड़े इन्वेस्टर के साथ होता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो हाँ, अब जैसे मान लो कि आप ये, मतलब मेरे को एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये देख लेते हैं क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट एंड नॉट इंटेलेक्ट। मतलब टेम्परामेंट, आपका क्या नेचर है, आपका क्या माइंडसेट है, ये बहुत जरूरी है, आपका क्या मूड है, इमोशंस कैसे हैं आपके, ये जरूरी है, इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे मान लो कि अगर आपके घर में आटा चाहिए, सबके घर में जनरली आटा चाहिए होता है, तो अगर आपके घर में आटा चाहिए, मान लो आटा 50 रुपए किलो का है, आटा 50 रुपए किलो का है, और मान लो कि एक टाइम ऐसा आता है कि आटा 25 रुपीज किलो हो जाता है, 25 किलो, तो आप क्या बोलोगे, एज्यूमिंग कि आटा मान लो खराब ही नहीं होगा, कभी आटा खराब नहीं होगा, कभी उसमें कोई कीड़ा नहीं लग गया, बिल्कुल खराब नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप तो बहुत ज्यादा आटा अपने घर पे भर के रख लोगे, क्या बोलोगे यार बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम है कि सस्ते में हमने बहुत सारा रख लिया तो इजीली खर्चा कर सकते हैं। तो जब स्टॉक मार्केट में भी जब निफ्टी 50% गिरे, कोई और चीज 50% गिरे और मार्केट सस्ती हो जाए, तो हमें भी ऐसे ही खरीदना है, और ये नहीं सोचना कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि हमें चाहिए ना वो चीज, हमें तो चाहिए। अब जैसे आपके घर में चाहिए, तो वैसे भी हमें निफ्टी चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए हमें निफ्टी चाहिए, क्योंकि हमें पता है आज नहीं तो कल तो बढ़ी जाएगी, टॉप 50 कंपनी से बढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वाई विल निफ्टी गो अप, क्योंकि बहुत लोगों के मन में इस टाइम पे आता है कि यार निफ्टी क्यों ऊपर जाएगी, क्या रीजन है निफ्टी के ऊपर जाने का, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाई विल निफ्टी गो अप, निफ्टी ऊपर क्यों जाएगी बार बार, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साइकोलॉजी ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टर, ये पार्ट 2 है इसका। तो अब जो मैंने आपको बातें बताई कि नीचे खरीदना, ऊपर बेचना है, नीचे खरीदना है, पेसिमिज्म होगा, तो ये इसको इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो कि आपके पास कैश ही नहीं होगा जब मार्केट गिर रही है और जब मार्केट सस्ती हो गई है और बैंक की पीई मार्केट के पीई के आसपास आ गई है, तो उस टाइम पे आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके पास कैश नहीं होगा, आपने खर्च कर दिया होगा, आपने कोई और चीज खरीद ली होगी, या आप मतलब कहीं टॉप पे खरीद रखे होगे, तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज समझना कि आपके पास कैश हमेशा एक्स्ट्रा साइड में पड़ा होना चाहिए। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, लिक्विड फंड में आपको अलग से कैश रखना है कि जब भी मार्केट गिरेगी ये कैश मैं उसमें डालूंगा। तो लोग पूछेंगे पैसा किस लिए है, वो पैसा गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, ऐसा नहीं है। वो पैसा किस लिए है, वो पैसा इसलिए कि जब भी मार्केट सस्ती होगी वो पैसा मैं मार्केट में डालने वाला हूँ। तो ऐसे अलग से पैसा रखना है। तो हम आगे बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना पैसा रखना है, वो सब बात करेंगे। चलो मान लो कैश भी आपको, बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास कैश होता है लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती, करेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि टीवी पे सारे कह रहे हैं, टीवी पे सारे क्या कह रहे हैं, टीवी पे सारे कह रहे हैं कि भाई पेसिमिज्म है, डिप्रेशन में आ गए हम, मतलब बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया, अब शायद मार्केट कभी ना बढ़े, मार्केट में पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस टाइम पे ऐसा एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वजह से खरीदना बहुत मुश्किल होता है। तो करेज की कमी होती है। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कभी लॉस हुआ, तो ऐसा क्या होता है, मतलब स्टॉक मार्केट में आपकी जब आप आगे बढ़ोगे तो आप समझोगे कि जो पेन ऑफ लॉस है, मतलब मान लो
आपने 1 करोड़ डाल रखे थे, 1 करोड़ का आपने 10 लाख रुपए कमा लिया, तो आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। और एक बार क्या हुआ, 1 करोड़ आपने डाल रखे थे, 1 करोड़ का आपका 90 लाख हो गया, आपने 10 लाख का लॉस कर लिया। दोनों बार, एक बार 10 लाख का प्रॉफिट किया, एक बार 10 लाख का लॉस किया। तो जो प्रॉफिट वाली पार्ट होगा, प्रॉफिट वाला पार्ट, उसकी जो इंटेंसिटी होगी बहुत कम होगी, लेकिन जो लॉस वाला पार्ट है उसकी जो इंटेंसिटी होगी बहुत हाई होगी। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि जो पेन होता है ना लॉस का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है जो गेन होता है एंजॉयमेंट से उससे। तो मतलब जो लॉस का पेन होता है ना, लॉस का पेन, वो बहुत हाई होता है। आपको जो पेन होगा, आपको जो दर्द होगी जब आपको नुकसान होगा, कभी अगर हो जाता है, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कभी नुकसान ही ना हो, क्योंकि फर्स्ट रूल ही हमारा यही है, नेवर लूज मनी। लेकिन मान लो कि आप इन्वेस्टिंग पहले भी करते थे और आपको हुआ है नुकसान, तो जो पेन ऑफ लॉस होता है वो बहुत हाई होता है एंजॉयमेंट ऑफ गेन से। तो इससे क्या होता है कि बंदे का मन ही नहीं करता इन्वेस्ट करने का। वो सोचता है कि यार क्यों इन्वेस्ट करना है यार, इतना नुकसान हुआ था लास्ट टाइम भी, तो वो सोचता है कि यार क्यों इन्वेस्ट करना। तो हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि हम किसी रिस्की एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन जीरो तो हो ही नहीं सकता। हम नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करते हैं, हम सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बेकार कंपनी में, किसी बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डरने की कोई पॉइंट ही नहीं है। और ये इसे कहते हैं, दीज आर द 5 मोस्ट ड्रेडफुल वर्ड्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। कि लोग बोलते हैं दिस टाइम इट इज डिफरेंट। क्या बोलेंगे? दिस टाइम इट इज डिफरेंट। ऐसे बोलेंगे कि यार जो लास्ट टाइम हुआ था वो तो चलो ठीक है, जो लास्ट टाइम हुआ था वो तो इसलिए समझ आ गया, लेकिन इस बार जो हुआ है ना वो अलग है। फिर बोलेंगे कि यार जो लास्ट टाइम हुआ था वो तो चलो ठीक है, जो इस बार हुआ है वो क्या है, वो बाकियों से अलग है। तो जैसे ऑब्वियस है, ये बात बहुत ऑब्वियस है कि हर बार मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरेगी तो वो इसीलिए गिरेगी जब कुछ नया हुआ होगा। तो दिस टाइम इज डिफरेंट अगर आपको कोई बोलता है तो आपको उसको ये समझाना है कि भाई हर बार जब मार्केट गिरती है तो कुछ नया ही हुआ होता है, कुछ अलग ही हुआ होता है। जैसे कोरोना आज तक पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब बहुत छोटा सा हुआ था, मैंने कुछ पढ़ा था कि बहुत छोटे कम लोगों को हुआ था, लेकिन कोरोना इतने बड़े लेवल पे बहुत पहले हुआ होगा, मतलब बहुत टाइम पहले हुआ था। और कोरोना तो हुआ ही नहीं था, कोई और वहां पे फ्लू हुआ था। तो हर बार क्या बोलते हैं कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट, इस बार अलग है, इस बार अलग है, तो शायद मार्केट नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या समझना है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे एटॉमिक बॉम्ब हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, फाइट्स भी हुई, जीएसटी भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन भी हुई, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी निफ्टी ऊपर आ गई। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लोगों ने सीख सीख के फिर मार्केट ऊपर आ गई, क्योंकि हम लोग जो है अडाप्ट कर लेते हैं, जो भी नया चेंज आता है अडाप्ट कर लेते हैं। अब कोरोना आया, हमने चेंज से अडाप्ट कर लिया, मास्क लगाने शुरू कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट कर दी, तो ये सारी चीजें समझ आ गई हमें। तो हमें ये समझना है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ह्यूमन बींग्स जो है वो अडाप्ट कर लेते हैं उस चीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा स्मार्ट स्पीशीज है, तो हम हमेशा अडाप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा ऐसा होगा, मतलब हर जगह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गई, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता वो सारे बर्बाद हो गए। वॉरेन बफेट की ऐसे नेटवर्थ आ रही होगी, वॉरेन बफेट लॉस्ट $4 बिलियन, तो आपको लग रहा होगा अरे जब वॉरेन बफेट $4 बिलियन के नुकसान में आ गए तो हम क्या चीज है। तो ये सब चीजें होंगी, बहुत नेगेटिविटी हो रही होगी, बहुत पेसिमिज्म होगा। कोई भी न्यूज चैनल चला लोगे, ऐसे न्यूज चैनल जिनका स्टॉक मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है, वो भी बहुत बड़ा प्राइम टाइम चला रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। ऐसी जगहें जहां से स्टॉक मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी मूवीज आ रही होंगी स्टॉक मार्केट के ऊपर, लोगों ने कितना पैसा कमाया, ऐसी आपको न्यूज में चीजें आ रही होंगी, ऐसे ये इन्वेस्टर था, इसने सुसाइड कर लिया, इतना उसका नुकसान हो गया। ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी पेसिमिज्म। आप खोलोगे और हर जगह सिर्फ पेसिमिज्म होगा। आप खोलोगे हर चीज, ऑयल के रेट गिर रहे हैं, इसका रेट गिर रहा है, डिमांड खत्म हो गई, बहुत ज्यादा पेसिमिज्म होने वाला है उस टाइम पे। लेकिन आपको क्या समझना है, आपको समझना है, आपको बोलना है अपने अंदर कि द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। तो मार्केट कुछ भी होगा, हम धीरे धीरे करके अडाप्ट कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे समझ नहीं आता कैसे अडाप्ट करेंगे। 23 मार्च को हमें समझ नहीं आता कि हम कोरोना को से कैसे अडाप्ट करेंगे, लेकिन अब जब जून आ गया हमें समझ आ गया कि हम मास्क लगा रहे हैं, हमारे कुछ वैक्सीन आ गई है, कुछ दवाइयां आ गई हैं, तो हम शायद टैकल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम में प्रॉपर वैक्सीन आ जाएगी तो हम इजीली टैकल कर लेंगे। तो हमें क्या समझना है, ये बात हमको 23 मार्च को समझनी है। जून में हमको सबको समझ आ रही होती है ये बातें, लेकिन 23 मार्च को, जब मार्च में जब पेसिमिज्म बिल्कुल हाई होता है, तब ये बातें समझनी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आपको क्या समझना है कि हमेशा जो ह्यूमन बीइंग होंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको अडाप्ट कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे। हमेशा ऐसा हुआ है, स्टोन एज से ऐसा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स को जो भी प्रॉब्लम हुई है उन्होंने अडाप्ट किया और वो आगे निकल गए। तो ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ, तो खरीद के नीचे दुख होगा, बेच के ऊपर महादुख होगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं। और अगर मान लो गलती से कभी आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, मान लो कोई गलती से मिस्टेक हो भी गई, तो आपको रिग्रेट नहीं करना। देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। अर्र का मतलब क्या होता है? गलती करना। टू अर्र इज ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स गलती करते हैं, आप भी गलती करते हो, मैं भी गलती करता हूँ, और वॉरेन बफेट भी गलती करता है। अभी वॉरेन बफेट ने गलती कर दी, मतलब गलती नहीं बोलेंगे उसको, और उसने क्या किया था, उसने एक हायर रेट पे चीज खरीदी थी, उसने एयरलाइन स्टॉक खरीद रखे थे और उसने उसको लॉस में बेचा। मतलब मान लो $100 का उसने कुछ खरीद रखा था, उसने $40 का बेचा, उसको $6 बिलियन का नुकसान हुआ, एग्जैक्टली $6 बिलियन का नुकसान। तो उसने भी मान लो गलती कर दी। वैसे तो गलती चलो हम कह सकते हैं नहीं भी थी या हो गई, तो
पर आप ये मान के चलो कि अगर उसने गलती कर दी है, वॉरेन बफेट भी अगर गलती कर सकता है, आप भी गलती कर सकते हो, मैं भी गलती कर सकता हूँ, हम सब गलती कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने आप को माफ करना है और हमने सीखना है अपनी गलती से, हमने सीखना है। सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट देखो क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है कि हम औरों की गलतियों से सीखते हैं, जो गलतियां औरों ने करी हैं। तो इससे आपको क्या करना चाहिए, आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं। तो आपको औरों की गलतियों से सीखना है, अपनी गलती से तो सीखना ही चाहिए, लेकिन औरों की गलतियों से सीख के अगर आप सीख जाओ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने गलतियां करी है, मैं आपको पूरे कोर्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं। इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग में आपको ढंग से समझाऊंगा मैंने क्या क्या गलतियां करी थी बचपन में जब मैं छोटा था, 10th 11th में था मेरे ख्याल से मैं, तो मैंने क्या क्या गलतियां करी थी। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी है और आपको समझना है कि उन गलतियों से आपको कैसे उभर के आना है और कैसे आपने जीतना है। फिर इसमें ये है कि वी डोंट नीड टू बी एग्जैक्टली राइट, मतलब हमेशा एग्जैक्टली राइट नहीं हो सकते। मतलब जैसे 23 मार्च को बॉटम था, तो एग्जैक्टली 23 मार्च को बॉटम था, किसी बंदे को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि 23 मार्च को बॉटम है। बहुत सारों ने कर दिया होगा इन्वेस्ट, लेकिन उनको पता नहीं था कि 23 मार्च को बॉटम है। अब मैंने भी जब इन्वेस्ट किया तो मैंने थोड़े से 23 मार्च को भी किया, 24 को भी किया, 25 को भी किया, क्योंकि मेरे को थोड़ी पता था 23 मार्च को बॉटम है। हो सकता था 23 को मैंने इन्वेस्ट किया, 24 को थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, फिर 25 मार्च को फिर से बहुत ज्यादा गिर गई। तो बॉटम किसी को भी नहीं पता होता, और टॉप क्या है, टॉप भी किसी को नहीं पता होता। सिर्फ दो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें पता है बॉटम क्या है, टॉप क्या है। वो मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये दो लोग कौन से हैं जिनको पता होता है कि बॉटम क्या है, टॉप क्या है, और किसी को भी नहीं पता, पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं पता, सिर्फ दो लोगों को पता है कि बॉटम क्या है और टॉप क्या है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो अब क्या करना है, अब होता क्या है कि जैसे मान लो आप एग्जैक्टली राइट नहीं हो, अब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो होता क्या है, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि आप किसी अपने दोस्त से पूछ लेते हो, गलती से किसी रिलेटिव से पूछ लेते हो, किसी पड़ोसी से पूछ लेते हो कि भाई तूने कहाँ इन्वेस्ट किया, और आपको पता लग जाता है कि उसकी आईक्यू, आपका जो दोस्त है, आपका जो रिलेटिव है, उसकी आईक्यू आपसे 15-20 कम है और उसने आपसे ज्यादा पैसा कमा लिया, या वो आपसे तेजी से अमीर बन रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा जेलसी होती है, बहुत ज्यादा। बचपन में मेरे को भी बहुत होती थी। तो क्या होता है, कोई और बंदा जिसको आप जानते हो और उसकी आईक्यू आपसे कम है या ज्यादा भी है, और वो आपसे ज्यादा पैसा कमा ले, तो बहुत ज्यादा जेलसी होती है अंदर, दिल में दर्द होता है। तो जब वो दिल में दर्द होता है, आपको क्या समझना है, वॉरेन बफेट कहता है समवन विल ऑलवेज बी गेटिंग रिचर फास्टर देन यू एंड दैट इज नॉट अ ट्रेजेडी। तो मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई आपसे हमेशा तेजी से अमीर बन रहा होगा। कोई ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो आप इन्वेस्ट करके बैठे हो निफ्टी 50 के अंदर, किसी ने निफ्टी जूनियर में इन्वेस्ट किया है, और हो सकता है वो थोड़ा सा आपसे ज्यादा जल्दी अमीर बन जाए। आप किसी ब्लू चिप कंपनी, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे, कोई स्मॉल कैप में बैठा हुआ है, और स्मॉल कैप कंपनी ने 50% रिटर्न दे दिया, आपकी कंपनी ने सिर्फ 20% रिटर्न दिया, तो वो आपसे जल्दी अमीर बन रहा है। तो ये जेलसी, ये कंपैरिजन, ये होगा ही होगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें पता है कि कोई ना कोई हमसे ज्यादा तेज अमीर बन ही रहा होगा। कभी कभी आप उससे तेज अमीर बन रहे हो, कभी कभी वो आपसे तेज अमीर बन रहा होगा, लेकिन हमें करने में स्टुपिडिटी नहीं करनी, बेवकूफी नहीं करनी। ऐसा नहीं ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, इंट्राडे करने लग जाएंगे, लेवरेज ले लेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन जुआ खेलने लग जाएंगे। ये सब चीजें हम नहीं करेंगे। हम तो बस होल्ड करेंगे, हम तो बस ये देखेंगे कोई बात नहीं, वो भी अमीर बन रहा है, हम भी अमीर बन रहे हैं। कभी कभी वो फास्ट बनता है, कभी कभी हम फास्ट बनते हैं, इसमें हमें बिल्कुल भी जेलस होने की जरूरत नहीं है। और ये चार्ली मंगल ने बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है, द आइडिया ऑफ केयरिंग दैट समवन इज मेकिंग मनी फास्टर देन यू इज अ डेडली सिन, इज वन ऑफ द डेडली सिंस। मतलब ये एक पाप है, पाप। अगर आप ये कंपेयर करते हो कि कोई बंदा आपसे ज्यादा तेज अमीर बन रहा है या कोई बंदा आपसे जल्दी अमीर बन रहा है, और आप कंपैरिजन करते हो अपना उससे, तो ये एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि कभी वो अमीर बन रहा होगा तेज, कभी आप तेज अमीर बन रहे हो। तो ये कंपैरिजन करना बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको जैसे समझाया था कि 1970 में मेरे नाना जी ने 1 लाख का, मतलब 10-20 हजार का प्लॉट था और 80,000 रुपए इस पे कंस्ट्रक्शन लगा के 1 लाख का लिया, और 2020 में वो 3 करोड़ हो गया। मतलब 1 लाख से जो पैसा है वो 3 करोड़ हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स हो गया पैसा कितना हो गया, 300 टाइम्स। और ये 50 साल में हुआ, कितना हुआ, 50 साल में। रिटर्न कितना हुआ, सिर्फ 12%, सिर्फ निफ्टी से भी कम रिटर्न था, सिर्फ 12% का रिटर्न था। तो हमें ये नहीं देखना कि कौन जल्दी अमीर बन रहा है, कौन धीरे अमीर बन रहा है, इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। हमने देखना धीरे धीरे करके हम भी अमीर बन जाएंगे। और मान लो कोई ट्रेडिंग करता है या कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई लेवरेज कर रहा है, और वो ज्यादा अमीर बन रहा है आपसे, तो आपको ये समझना है कि लॉन्ग रन में आप ही जीत जाओगे। ट्रेडिंग वाला आपसे नहीं जीत सकता, जो इंट्राडे कर रहा है, जो फ्यूचर और ऑप्शन में जुआ खेल रहा है, वो आपसे तेज अमीर नहीं बन सकता। इन द लॉन्ग रन आप ही पक्का अमीर बन जाओगे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे और कंपाउंडिंग को हेल्प करने दोगे आपकी, क्योंकि कंपाउंडिंग से बहुत अमीर बना जा सकता है। और हाँ, मतलब ये बहुत जरूरी है, लेस ईगो एंड लो इमोशंस। अब होता क्या है, मान लो कभी कभी मतलब मेरा एक क्लाइंट है, मेरे को पता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि उसने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, स्टॉक 1 साल में 50% बढ़ गया। उसने अपने स्टॉक में 1 करोड़ रुपए डाल रखा था, 1 करोड़ उसने स्टॉक पे डाला हुआ था, 1 साल में स्टॉक जो है 50% तक बढ़ गया। तो स्टॉक मतलब 1 करोड़ उसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ 50 लाख हो गई। उसने स्टॉक बेच दिया, 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ वो सोच रहा था वापस इन्वेस्ट कर देगा, जो एक्स्ट्रा 50 लाख थे उसने उसकी गाड़ी खरीद ली। तो उसकी ईगो बहुत ऊपर, उसकी ईगो बहुत आई थी। मतलब उस टाइम पे आपको, अगर आपके साथ भी ऐसा होगा, तो उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि आप ही बेस्ट हो, आप ही नेक्स्ट वॉरेन बफेट हो, आप ही नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला
डाला और आपकी ईगो रावण से भी ऊपर होगी उस टाइम पे। तो आपको ईगो हमेशा डाउन टू अर्थ मतलब नीचे रखनी है, आपको हमेशा ईगो डाउन रखनी है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसे प्रॉफिट भी कमाओगे, कभी कभी लॉस में भी आओगे, कभी कभी प्रॉफिट भी कमाओगे, कभी कभी नीचे भी आओगे। तो हमेशा आपको क्या रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है कि कोई बात नहीं, अच्छा है, थैंक यू गॉड कि आपने मेरी हेल्प करी, मैंने इतना पैसा कमाया, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है जब आप पैसे कमा लेते हो। और मान लो कभी कभी ऐसा हो गया आपने 1 करोड़ डाला और वो 1 करोड़ 50 लाख हो गया, तो भी ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना। ऐसा भी होता है आपने 1 करोड़ डाला 50 लाख हो गया, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, आप गालियां दे रहे होते हैं, आप बोल रहे हो स्टॉक मार्केट तो होता ही जुआ है, इससे अच्छा गोल्ड में डाल देता, एफडी करा देता, लिक्विड फंड में डाल देता, इससे अच्छा गाड़ी खरीद लेता है, इससे अच्छा प्रॉपर्टी में डाल देता, मेरे को गालियां दे रहे होगे उस दिन। तो इसलिए इमोशंस भी अपने लो रखने हैं हमेशा, चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, इमोशंस लो रखने हैं और लॉन्ग टर्म की गेम समझनी है। हमेशा क्या समझना है, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म वाला हमारा काम करना ही नहीं है। फिर वॉरेन बफेट कहता है द प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी टेक्निकल स्किल्स। कोई भी टेक्निकल स्किल्स है, कोई कहता है मुझे चार्टिंग आती है, कोई कहता है मेरे को बुलिश एंगल्फिंग आती है, बेरिश एंगल्फिंग आती है, कोई कहता है मेरे को बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, टेक्निकल ट्रेडिंग में यूज करते हैं इसको हम। लेकिन कह रहे हैं कि एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या है, साइकोलॉजी, मतलब इमोशंस या इमोशनल माइंडसेट, ये बहुत जरूरी है। टेक्निकल स्किल्स वगैरह भी ठीक है, लेकिन इमोशनल माइंडसेट जो है इन्वेस्टिंग में बहुत जरूरी है। और ये इन्वेस्टिंग की बात हो रही है, ट्रेडिंग की नहीं, इन्वेस्टिंग की बात हो रही है कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। वॉरेन बफेट कहता है आई बॉट माय फर्स्ट स्टॉक एट द 11 years of age and till that time I was wasting my time। वेस्टिंग की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है। अब क्या है, मतलब वॉरेन बफेट कहता है कि मैं 11 साल में पहली बार स्टॉक खरीदा। सोचो 11 साल में आप क्या कर रहे थे, 11 साल में आप शायद किसी के साथ कोई गेम वेम खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, मिट्टी विट्टी खोद रहे थे, ऐसे आप काम 11 साल में कर रहे थे। 11 साल में वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक खरीद लिया था। तो वॉरेन बफेट कहता है कि 11 साल में खरीदा था और उससे पहले मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। 14 ईयर्स में मेरे ख्याल से उसने पहली बार अपना टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दिया था, मतलब पता नहीं कैसे, पर ही वाज रियली वेरी स्मार्ट। तो 11 साल से सोचो, 11 साल में उसने स्टार्ट किया था, 89 ईयर्स हो गए, इतना बड़ा 70-80 साल का कंपाउंडिंग का काम है उसका, 70-80 साल का। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वॉरेन बफेट का पर ईयर कंपाउंडेड CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, मतलब हर साल वॉरेन बफेट कितना पैसा कमाता है, तो वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। मैंने अपना स्टॉक 14 ईयर्स में खरीदा था। मेरे को अच्छे से ज़्यादा 12-13 साल का था मैं, तो मेरे को स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे घर पे भी मैं देखता था स्टॉक मार्केट चलता रहता है। मेरे नाना भी घर के पास रहते थे, तो मेरे नाना जी उस टाइम पे हिंदी पढ़ाते थे, पंजाबी पढ़ाते थे, SST पढ़ाते थे मेरे को, तो मैं उनके पास पढ़ने जाता था। तो पढ़ाई वढ़ाई तो मैं कुछ नहीं करता था, पढ़ाई वढ़ाई हम बंद कर देते, हम पूरे टाइम में उनसे स्टॉक मार्केट की बातें करता था। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। तो फिर ये सब समझने के बाद 1-2 साल मैंने उनसे समझा, मेरा बहुत मन था खरीदने का, तब पैसे नहीं थे, तो मैंने पैसे थोड़े बहुत सेव किए, पॉकेट मनी से थोड़े मम्मी से मांगे, पापा से मांगे, इधर उधर से मैंने पैसे मांगे, और फिर मैंने अपना पहला स्टॉक खरीदा जब मैं 14 ईयर्स का था। मेरे को अच्छे से ज़्यादा मैंने ITC का स्टॉक खरीदा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरे को अभी भी बहुत अच्छा लगता है वो स्टॉक। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको खरीदना है, लेकिन मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 14 ईयर्स में स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग करना। और जब मान लो आप जब इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो, मान लो आपकी एज 25 ईयर्स है, मार्केट बहुत गिरी पड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि वॉरेन बफेट ने 11 साल पे शुरू कर दी थी इन्वेस्टिंग, और इतनी लंबी कंपाउंडिंग है, और आप 25 ईयर्स के हो, और अब 25 ईयर्स के हो, आप 25 ईयर्स के हो और अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मतलब जब एक रेजिस्टेंस आएगा जब आपको खरीदने के लिए, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा खरीदने पे, आप जा रहे हो खरीदने के लिए, लेकिन एक रेजिस्टेंस होगा, आपको रोक रहा होगा खरीदने से, क्योंकि पेसिमिज्म इतना होगा, नेगेटिविटी इतनी होगी। तो आपको क्या सोचना है, आपको इस तरीके से सोचना है कि वॉरेन बफेट ने 11 साल में इन्वेस्ट कर दिया था, मैं 25 पे आ गया हूँ, अभी भी ना करूँ क्या, अभी भी इन्वेस्ट ना करूँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी क्यों रुकूं मैं। तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा जीतने में, कि वॉरेन बफेट ने 11 में कर दिया था, हम 25 में भी नहीं कर पा रहे। मान लो आपकी एज 30 है, तो आप क्या बोलोगे, वॉरेन बफेट ने 11 में स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्ट करना, और मैं 30 पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आपको जो रेजिस्टेंस है इसको जीतने में हेल्प मिले और आप इन्वेस्ट कर सको। और कभी भी जब आप डिसीजन ले रहे हो इन्वेस्टिंग का, तो आपको अपना चेक करना है कि आपकी इमोशनल कंडीशन कैसी है। चाहे मान लो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो चेक करना है कि कहीं ये फोमो तो नहीं है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है, तो लोगों को लग रहा होता है कि अगर हमने अब इन्वेस्ट नहीं किया तो हम गरीब रह जाएंगे। मान लो मार्केट जब 2008 में ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई थी, तो सबको लग रहा था कि अगर हमने अब इन्वेस्ट नहीं किया तो हम गरीब रह जाएंगे। तो लोगों ने अपने घर बेचे, गाड़ियां बेची, किडनियां बेची, और उन्होंने पैसे सारे कहां डाले, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ये तो नहीं हो रहा गलती से। तो कभी भी डिसीजन लेने जा रहे हो, फाइनल बाय का बटन क्लिक करने से पहले एक बार वापस आए, सोच लिया कि मेरी इमोशनल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कहीं फोमो तो नहीं है, और एक फियर ऑफ लूजिंग मनी, FOLM क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि यार कि पैसा तो नहीं डूब जाएगा, कहीं हमें डर तो नहीं लग रहा। ये कब होता है, जब पैनिक सेलिंग हो रही होती है। मतलब मान लो निफ्टी 12,000 पे थी, गिर गिर पे 8,000 पे आ गई, तो सबको बहुत डर लग रहा होता है और सारे बेच रहे होते हैं। ये क्यों बेच रहे होते हैं, ये फियर होता है ऑफ लूजिंग मनी, कि 12,000 से 8,000, 4,000 की गिरावट तो ऑलरेडी झेल ली, अब पता नहीं और कितनी
कितना नीचे चली जाएगी। तो वो गिरावट से बचने के लिए, वो डाउनफॉल से बचने के लिए लोग पैनिक सेल कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो पहले आपने पीछे आना है, देखना है कि कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, फियर ऑफ लूजिंग मनी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरी इमोशनल कंडीशन कैसा है, मेरी इमोशनल कंडीशन अगर स्टेबल है, इमोशनली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इमोशनली मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, तो फिर आपने डिसीजन लेना। तो ये आपको एक बार हमेशा रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो ये सब जो मैंने बकवास करी 2 स्लाइड्स में, जो मैंने आपको बातें बताई है, मैंने आपको इसलिए बताई कि मैं आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप कर सकूं। जैसे अब मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, अब मुझे पता नहीं है सही है नहीं है, तो चाणक्य ऐसे बोलता था कि चाणक्य अपने जो राजा था उसको थोड़ा थोड़ा रोज जहर खिलाता था, बहुत थोड़ा थोड़ा, कि वो एक इम्यूनिटी डेवलप कर सके। कोई अगर उसे एक्चुअल में भी जहर दे राजा को तो भी वो मरेगा, तो मतलब इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश कर सकता चाणक्य। तो उसी तरीके से मैं एक इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट नीचे होगी तो हालत क्या हो रही होगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करी कि क्या हालत हो रही होगी उस टाइम पे, और आपको उस टाइम पे डरना नहीं है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगी, जब मार्केट बिल्कुल ऊपर होगी तो क्या हालत हो रही होगी, और उस टाइम पे आपको ग्रीड नहीं दिखानी है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि अगर महंगा हो गया तो आपको सेल करके बाहर निकल जाना है। तो अभी हमने कोई एग्जैक्टली मैथमेटिकली बात नहीं करी है, मैथमेटिकली हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि सस्ता क्या होता है, महंगा क्या होता है। मैथमेटिकली हमने कोई बात नहीं करी है अभी। हाँ, और मार्केट को रोज रोज नहीं देखना, ये मतलब हफ्ते में एक बार, अगर आप बहुत ज्यादा देखते हो तो प्लीज हफ्ते में सिर्फ एक बार आपने देखना है। मतलब मैं तो एज्यूम करता हूँ 2 हफ्ते में एक बार देखो तो बेस्ट है, 2 हफ्ते में एक बार देख रहे हो तो सही है, हफ्ते में एक बार देख रहे हो तो भी ठीक है, महीने में एक बार देख रहे हो और अच्छा। सबसे मिनिमम देखना है मार्केट को, देखना नहीं आपने, रोज रोज नहीं देखना, हफ्ते में एक बार देख लिया मोर देन इनफ है, उससे ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अब एक मैं आपको एक मतलब ये बताने जा रहा हूँ, जैसे एक मतलब ये जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वेटरन इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इनसे एक बार मैंने पूछा था आपका पोर्टफोलियो कितने का है, तो उन्होंने मेरे को बताया था मतलब इनके पास कोई घर नहीं है, मतलब गाड़ी वगैरह भी नहीं है, छोटा सा फ़ोन यूज़ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लाइफ जीता है, रोहिणी में रहते हैं और मेरे रिलेटिव हैं। तो मैंने इनसे बात करी आपका पोर्टफोलियो कितने का है, तो उन्होंने बोला मेरा पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है। तो मेरे को पहले तो बहुत हैरानी हुई, मैंने बोला चलो दिखाओ मेरे को एक बार अपना पोर्टफोलियो। तो उन्होंने बोला आज नहीं दिखाऊंगा, आज मार्केट बहुत गिरी हुई है, एक हफ्ते बाद दिखाऊंगा। तो मतलब कुछ उस टाइम पे कुछ मैरिज वगैरह चल रही थी, तो मैंने एक हफ्ते बाद बोला, मैंने बोला चलो अब दिखाओ। तो उन्होंने बोला मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फोन उनका ऐसा छोटा सा उस पर कुछ नहीं देख सकते। तो मैं उनको अपना फोन दिखाया, तो उन्होंने अपने फोन में मेरे को अपना पोर्टफोलियो खोल के दिखाया, और सच में उनका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का था। तो मतलब मेरे को बहुत हैरानी हुई उस टाइम पे, मैं काफ़ी छोटा भी था। तो मैंने उनसे बोला कि आपने इतना बड़ा कैसे बनाया, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई, वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कोर्स में कवर भी करी हैं। लेकिन अब मतलब उनका भी स्टेट ऑफ माइंड देखो क्या था। एक बारी क्या हुआ, अभी जब कोरोना के टाइम पे जब मार्केट गिरी हुई थी, तो मैंने एक बारी उनको कॉल किया, मैंने उनको बोला कि अब बताओ क्या सीन है। उन्होंने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सही है, मार्केट सस्ती हो गई, हम खरीदेंगे खरीदेंगे, बहुत अच्छे से खरीदेंगे। फिर क्या हुआ, जब जब थोड़ी बहुत मार्केट गिरी थी, अभी ज़्यादा मार्केट गिरी नहीं थी, वो कह रहे थे कि हाँ हाँ खरीदेंगे, पक्का खरीदेंगे, और वो कहते हैं मैं खरीद भी रहा हूँ और मैं और भी खरीदूंगा आगे। फिर मान लो क्या हुआ, जब मार्केट थोड़ी सी और गिरी, मतलब पहले इनिशियली मैं आपको दिखाई देता हूँ, इनिशियली जब मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे जब मार्केट सो सॉरी जब मार्केट यहाँ पे थी 12,000 से मार्केट 10,000 के आसपास आ गई थी, तो उन्होंने कहा था हाँ हाँ बेस्ट टाइम है, हम पक्का खरीदेंगे खरीदेंगे, मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ और मैं आगे भी खरीदता रहूंगा। उन्होंने मेरे को ये बोला जब यहाँ पे थे, एक्जैक्टली डेट याद नहीं है मेरे को, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बोला। और ये वेटरन इन्वेस्टर है, बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, DU के यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, थोड़ा टाइम में रिटायर होने वाले 4-5 साल में, इनका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का। इन्होंने मुझे क्या बोला, इन्होंने बोला कि हाँ हाँ पक्का खरीदेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग होगी, हम पक्का बाय करेंगे। फिर यहाँ हो गए, यहाँ तो यहाँ जब आई ना मार्केट, यहाँ जब आई तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने पूछा मैंने उनको ये बताया कि मैंने तो ये लिया, ये स्टॉक्स लिए, आपने क्या क्या लिया है। तो मतलब मेरे को बहुत मजा आता है लोगों से पूछने में। इनकी और मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी मतलब कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये महंगे स्टॉक्स भी खरीदते हैं, मैं जनरली सस्ते स्टॉक्स खरीदना प्रेफर करता हूँ। सस्ते स्टॉक्स मतलब जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह, जो सस्ता मिल रहा हो मेरे को उस टाइम पे। ये जनरली जो स्टॉक 40 की पीई पे मिल रहा है वो भी खरीद लेंगे, मैं जनरली 40 की पीई पे जो इतना हाई स्टॉक मिल रहा है वो खरीदना प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन अभी आप सस्ते महंगे को छोड़ दो, अब मैं बस ये समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला हाँ हाँ बहुत अच्छी बाइंग कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा जब जब मार्केट गिरेगी। फिर जब यहाँ पे हम पहुंचे, यहाँ पे जब ये एक दिन में, ये 23 मार्च को हाईएस्ट फॉल था, आज तक का हाईएस्ट मार्केट क्रैश हुई थी 23 मार्च को, एक दिन में हाईएस्ट क्रैश था। तो इस दिन उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएंगे, मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अब तो मैं बैठा हूं। तो मतलब इस टाइम पे तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन इस टाइम पे ये भी आके रुक गए, इस टाइम पे ये भी आके रुक गए। और मैंने इनको बोला आप तो कह रहे थे, उन्होंने बोला हाँ हाँ तब तो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है। तो कंडीशन तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुई, कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम ही रही, लेकिन चेंज क्या हो गया, चेंज इनका माइंडसेट हो गया, चेंज इमोशनल स्टेटस हो गया। इमोशनल स्टेटस चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट एक दिन में हाईएस्ट फॉल आ गया, मार्केट में एक दिन में हाईएस्ट फॉल आ गया। तो उस वजह से यहाँ पे इन्होंने बोला कि यार अब तो शायद मुझे लग रहा है कि ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी, ज्यादा लोग मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा केस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए शायद मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और हो सकता है सही भी हो जाए आगे, लेकिन इस टाइम पे तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर इधर भी इन्वेस्ट नहीं किया और आगे भी फिर इन्वेस्ट नहीं किया। इन्होंने बोला मैं डाल चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये कैश पे बैठे हुए हैं जहां तक मेरे को पता है, बहुत कैश पड़ा हुआ है।
तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, चाहे कोई नया बंदा हो, चाहे कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, चाहे कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा भी हो, तो इमोशनली प्रॉब्लम तो आपको आएगी ही आएगी, इमोशनली प्रॉब्लम आती ही आती है। तो कोई लोग मुझे कहते हैं कि यार बहुत इमोशनली प्रॉब्लम आती है, हम तो इमोशनली स्टेबल ही नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो ये है कि हम एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब हम कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां हमारा पैसा डूबने का चांस हो। मतलब हम फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग के नेवर लूज मनी, ये फॉलो करेंगे ही करेंगे, और किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे हमारा पैसा डूबने का चांस हो। तो ये चीज हमें समझ आनी चाहिए कि इमोशनली हमने मान लो खरीद भी लिया, उल्टा सीधे रेट पे हमने खरीद भी लिया, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ऊपर हमने 1 लाख पे खरीदा 70,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता पैसा, और एक ना एक बार तो ऊपर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि हमने गंदी जगह पे पैसे डाला ही नहीं, हम तो हमेशा अच्छी जगह पे पैसे डालेंगे, निफ्टी में डालेंगे, निफ्टी जूनियर में, निफ्टी 50 में डालेंगे, निफ्टी जूनियर में डालेंगे, सेक्टर्स में डालेंगे, ग्रोइंग सेक्टर्स में, हम तो ऐसी जगह डालेंगे। स्टॉक्स भी अगर खरीदेंगे तो बहुत क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेंगे, तो पैसा तो डूबने वाला नहीं है, ऊपर नीचे होगा लेकिन डूबने वाला तो है ही नहीं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत हाई इमोशंस हैं, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मार्केट ऊपर, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं जब मार्केट नीचे जाती है। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि आप लिख लिया करो, हर चीज़ लिख के करनी है। मान लो कि आपको अभी मार्केट की, मान लो बैंक की पी 19 चल रही है, तो आपको ये लिख लेना है कि आप तभी बाइंग करोगे जब बैंक की पी 99 की, और आप करोगे ही करोगे। जो आपने लिख लिया आपने उसको फॉलो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए आप करोगे ही करोगे। तो बाय मतलब जो भी बाइंग और सेलिंग का आपका काम है वो सारा आपको लिख के करना है। अगर आप लिखोगे, अगर आप लिख लोगे और उसी चीज को फॉलो करोगे, तो जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर आप लिख लोगे, वैसे तो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखने से एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लिखने से एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो जो भी रूल है आपका, जो भी हम रूल्स आगे बनाएंगे कि कब खरीदना है कब बेचना है, उसको आपने लिख लेना पेपर पे, और उसी को ही फिर फॉलो करना है, उसी को फॉलो करना है, उससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेंगे। जो रूल आपने लिख लिया, अगर हमने लिख लिया कि मार्केट जब 7,000 पे आएगी, निफ्टी 50 जब 7,000 पे आएगी तभी बाइंग करेंगे, तो उसी में बाइंग करेंगे, ऊपर नीचे कुछ बाइंग नहीं करेंगे। और जब हमने लिख लिया मार्केट जब 17,000 पे पहुंचेगी, निफ्टी 50 17,000 पे पहुंचेगी, तब सेल करेंगे, तो तभी सेल करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। तो ये रूल लिख के रखने हैं हमेशा, और रूल कहीं पेस्ट वेस्ट कर देना, कहीं लिख के रखना, पेस्ट कर देना, तो उससे इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो होती है उससे हम जीत जाते हैं। तो अभी मैंने आपको कोई रूल बताया नहीं कि कब सस्ती है कब महंगी है, बताऊंगा आगे में। तो फिर एक मंत्र होता है, मंत्र के जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें डर लगता है, तो किसी पंडित के पास जाते हैं, कोई पंडित उनको कोई मंत्र बताता है कि ये मंत्र पढ़ा करो। तो इन्वेस्टिंग का मंत्र क्या है, अगर आपको फियर है तो आपको दिल में बोलना है, बार बार ये मंत्र को आपने रिपीट करना है कि द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। ये वॉरेन बफेट बोलता है कि आगे आने वाली जनरेशन हमेशा एक बेटर लाइफ जिएगी प्रीवियस जनरेशन से। तो अगर वो बेटर लाइफ जिएगी तो ज्यादा कंज्यूम करेगी, ज्यादा खाएगी, ज्यादा पिएगी, ज्यादा कंजम्पशन करेगी, बिजनेसेस के प्रॉफिट बढ़ेंगे, बिजनेसेस के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो अर्निंग्स बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ेगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगी। तो हमें ये समझना है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें ये समझना है कि नेक्स्ट जनरेशन हमेशा बेटर लाइफ जिएगी, और ये चीज बार बार अपने अंदर रिपीट करती रहनी है जब भी हमें डर लग रहा हो। ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। ह्यूमंस जो अडैप्ट कर जाते हैं, चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें वो बात करता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है कोई भी चेंज होता है उसे अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे कोरोना में मास्क लगा लिया हमने, पहले कोई और चेंज आया होगा तो उसे अडाप्ट कर लिया। मान लो कुछ आने वाले 10 सालों में ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ऑयल वाली कंपनीज कोई और बिजनेस ढूंढने की कोशिश करेंगी, हम सारे लोग इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे। तो कोई ना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ह्यूमन बींग्स कोई ना कोई उसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से ये याद रखना है कि इमोशनल क्वेश्चन बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इमोशनल क्वेश्चन मतलब इमोशनली अपने आपको, आईक्यू कम है कोई दिक्कत नहीं है, आईक्यू अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है, पर इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना है। ध्यान से, इमोशंस होते हैं स्टॉक मार्केट, impatient टू पेशेंट, लॉन्ग टर्म गेम के लिए impatient टू पेशेंट, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। ये सारी चीजें जो भी मैंने लिखी हुई है ये आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है। एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब क्या था कि हम बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैठे रहेंगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तभी स्ट्राइक करेंगे। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल देता, यॉर्कर आ रही है हम डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन हम छक्का तब मारेंगे जब एक अच्छी फुल टॉस आएगी, हमको बिलो द वेस्ट फुल टॉस आएगी तो हम छक्का मारेंगे। और फिर मैंने आगे सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर ली हैं। अब क्या होगा, अब कभी भी जब मान लो अगर आपको डर लगता है, ये इस स्लाइड का और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब कभी भी जब आपको डर लगेगा नेक्स्ट टाइम, जब भी आप मान लो स्टॉक कुछ खरीदते हो या मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है और आपको डर लगता है, तो आपको ये दोनों स्लाइड्स फिर से देखनी है। पूरा कोर्स तो रिवाइज नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, आप पूरे कोर्स की सारी स्लाइड्स आप शायद ना पढ़ पाओ, और स्क्रीनशॉट आपकी लेने की जरूरत भी नहीं है, आपको अपने रूल्स बताने हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है, सिर्फ वही लिखना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी मार्केट नीचे आ रही है, जब भी मार्केट गिरी पड़ी है और खरीदने का टाइम है और आपको नहीं खरीदा जा रहा आपसे, तो आपने इन दोनों स्लाइड्स में जो भी पॉइंट है वो पढ़ने और आपको डेफिनेटली वो हेल्प करने वाले हैं। और ये सारी चीजें आपने फिर से रिपीट करनी है अपने माइंड में, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें हेल्प करनी होगी। और आपने सोचना है कि मार्केट जब सस्ती होती है तभी वॉरेन बफेट खरीदता है। वॉरेन बफेट ऐसे कभी भी नहीं खरीद लेता, वो तभी खरीदेगा जब मार्केट सस्ती होगी। महंगी मार्केट में कोई भी नहीं खरीदता है। महंगी मार्केट में जनरली क्या करता है, सेल करना प्रेफर करता है। तो अभी हमने कोई बाइंग सेलिंग की बात नहीं करी है कि किस
पीई पे बाय करना है, किस बी पे सेल करना है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में रूल्स के साथ करेंगे। ये एक साइकोलॉजी थी, माइंडसेट था आपको इम्यून करने के लिए कि क्या होती है पेसिमिज्म, क्या होता है ऑप्टिमिज्म, नेगेटिविटी क्या होती है, ओवर पॉजिटिविटी क्या होती है, और उससे हमें कैसे जीतना है।